हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 2 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन है आज का, ये अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने भारत को कोरोना वायरस रिलीफ फंड के रूप में 2.4 मिलियन यूएस डॉलर देने का फैसला लिया है? तो ये देश है नॉर्वे। नॉर्वे ने अनाउंस अभी हाल ही में किया है कि भारत में कोविड रिलीफ के लिए लोगों तक मेडिकल सर्विसेज पहुंचाने के लिए 2.4 मिलियन डॉलर धनराशि नॉर्वे देगा भारत को। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे सरकार है एर्ना सोलबर्ग की। यहाँ की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एर्ना सोलबर्ग, SOLBURG। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। यूए की कैपिटल है अबू धाबी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाटो के द्वारा कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई है या कंडक्ट करी गई है? तो नाटो ने मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2021 को कंडक्ट किया है। क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? डिफेंडर यूरोप 2021। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, इस एक्सरसाइज का वेन्यू क्या था? यह एक्सरसाइज अल्बानिया में कंडक्ट कराई गई। कहां पर? अल्बानिया में। आपको पता है नाटो एक्सरसाइज में इस बार कितने देशों ने हिस्सा लिया? दुनिया भर के 26 देशों ने यहां पर हिस्सा लिया, 26 नेशन ने हिस्सा लिया। और नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL बोलते हैं, इसके साथ पैक्ट साइन किया है? तो BSNL के साथ पैक्ट साइन करने वाला यह बैंक है इंडियन बैंक। अब यहां पर ध्यान दो, इंडियन बैंक ने BSNL के साथ पैक्ट क्यों साइन किया है? क्योंकि कुछ टाइम पहले TCS के साथ पैक्ट साइन करके BSNL ने अपना मार्केट फिर से सुधारा है और BSNL की कनेक्टिविटी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ में BSNL की खास बात यह भी है कि BSNL के जो पैक्स होते हैं, इंटरनेट पैक्स, वो बहुत सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू एयरटेल, वोडाफोन, इन सभी कंपनियों के। तो इस वजह से इंडियन बैंक कहने का मतलब यह है कि अब BSNL का अपनी सभी ब्रांचेस में इंटरनेट यूज करेंगे और जितनी भी इंटरनेट के अलावा भी ब्राउजिंग फैसिलिटीज या फिर इनके द्वारा जो भी ऑफर्स दिए जाएंगे स्पेशली, वो सब इंडियन बैंक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इंडियन बैंक के CEO हैं पद्मजा चंद्रू। BSNL की बात करें तो इसकी स्थापना 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके इस टाइम पे CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। क्या नाम है? प्रवीण कुमार पुरवार। अब दूसरे बैंकों की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में और SBI की स्थापना 1955 में। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा और इलाहाबाद बैंक के CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव इस टाइम पे दो बैंक के CEO हैं, इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों के। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक स्कीम है जिसका नाम है विवाद से विश्वास। इस बिल की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, कब तक के लिए? तो सरकार ने इस स्कीम की डेट एक्सटेंड कर दी है 31 जून तक के लिए। अब समझो ये विवाद से विश्वास नाम की जो स्कीम है, इसका मोटो क्या है? ऐसे लोग जिनका IT सेटल नहीं हुआ है, IT का मतलब इनकम टैक्स, कहने का मतलब अगर उनका टैक्स पेंडिंग है तो उनको छूट दी गई थी कुछ टाइम पहले। कब तक की छूट दी गई थी? 30 मई तक की पहले छूट दी गई थी। और भारत सरकार का इसके तहत कहना है कि अगर आप एक बार में जितना भी आपका टैक्स बकाया है, अगर वो आप सेटल कर देते हो, जमा कर देते हो, तो उस केस में आपको छूट दी जाएगी। और इसी वजह से इस स्कीम का नाम रखा गया था विवाद से विश्वास। साथ में ध्यान रहे, इस स्कीम को पिछले साल लॉन्च किया गया था कोविड पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों का जो व्यापार है उसमें काफी स्लो डाउन देखने को मिला। इस वजह से स्कीम जारी करी गई थी। तो अभी इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 महीने और, 31 जून तक ये स्कीम है। अगर आपका IT रिटर्न बकाया है तो अभी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रेज्ड हाउ मच परसेंट इन 2020-21? आपसे कह रहा है पिछले सत्र में, मतलब 2020 से 21 के सत्र में
भारत की तरफ से ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली? तो इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 51% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आपको पता है भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है इसका व्यापार कितने बिलियन तक पहुंचा है? $1 बिलियन तक पहुंच गया। कितना? $1 बिलियन तक। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि पिछले टाइम पीरियड से आप लोग देख रहे हो, लगातार मैं करंट अफेयर में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कई सारी राज्य सरकारों के द्वारा ऑलरेडी कई स्कीम किसानों के लिए लॉन्च करी जा चुकी हैं कि जिसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाएगी। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, केमिकल का यूज ना किया जाए। चाहे आप फल उगाइए या सब्जी उगाइए या अनाज उगाइए, कुछ भी बिना मिलावट के जब आप उसे उगाते हो तो उसको बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका व्यापार लगातार आगे भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि भारत के किसानों की इनकम इसी से डबल हो सकती है। साथ में एक चीज ध्यान रहे, ये जो $1 बिलियन का व्यापार भारत ने छुआ है ऑर्गेनिक फूड को लेकर, ये 58 कंट्रीज के साथ व्यापार करके हुआ है। 58 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है हमने पिछले एक साल में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कल का दिन था 1 मई, आज का दिन है 2 मई। केवल इन्हीं 2 दिनों के लिए ये ऑफर आया है। आप लोग इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। यहाँ पर 2 ऑफर हैं। एक है सब्सक्रिप्शन 14,395 का। इस सब्सक्रिप्शन में आपको एक में ही, मतलब इतने पैसे में आपको एसएससी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रेलवे, इन चारों के सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल जाएंगे। आप चारों कैटेगरी में एक साथ पढ़ सकते हो, किसी की भी तैयारी कर सकते हो, अनलिमिटेड, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। दूसरा ऑफर यह है कि जो कि यहां पर इसकी फी है 6660। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो तो इस केस में आपको सब्सक्राइब करने पर रेलवे और एसएससी दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ रेलवे और एसएससी का कॉम्बो चाहिए होता है, उनके लिए ये वाला ऑफर बेहतर है। और डिस्काउंट कोड है वरुण 777, ये आपके सामने है। अगर आप इसको लगाते हैं तो ये दोनों ऑफर आप अवेल कर सकते हो। केवल आज का दिन लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद कल से ये ऑफर्स नहीं होंगे, नॉर्मल ऑफर ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीएमईआई, सीएमईआई को क्या बोलते हैं? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हाल ही में सीएमआईई की रिपोर्टिंग के आधार पर यह बताया गया कि पिछले एक साल में भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब जो बेरोजगारी दर है, वो कितने प्रतिशत तक बढ़ के पहुंच गई है? भारत में बेरोजगारी दर इनके हिसाब से पहुंच गई है पिछले एक साल में बढ़कर 8% तक। कितनी? 8% तक बढ़ गई है। और पहले इसके पिछले वाले सत्र में 6.5% थी, अभी ये बढ़कर कितनी हो गई है? 8% तक पहुंच गई है। और सीएमआईई की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2020 से 21 के सत्र में भारत में जो क्रूड ऑयल है इसका प्रोडक्शन कितने परसेंट तक घट चुका है, मतलब फेल्ट, मतलब गिर गया है। तो पिछले एक साल में भारत में जो क्रूड ऑयल है इसमें गिरावट देखने को मिली है 5% की। कितनी? 5% की। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है, तो इन्होंने दोनों के लिए रिपोर्ट दी है। पेट्रोलियम में, मतलब क्रूड ऑयल में 5% की गिरावट आई है पिछले एक साल में, और नेचुरल गैसेस में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 8% की गिरावट आई है। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों ही आपको ध्यान रखना है, आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेचुरल गैसेस अगर पूछे तो 8% की गिरावट, क्रूड ऑयल पूछे तो 5% की गिरावट। और अगर बात करी जाए मिलियन टन में क्रूड ऑयल की, तो पिछले साल जो पैदावार हुई थी क्रूड ऑयल की, वो 32.17 मिलियन टन की पैदावार हुई थी। लेकिन अब ये घटकर इस साल कितने की रही? 30 मिलियन टन की रही। तो पूरे 5% की कमी यहाँ पर देखने को मिली। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि साल 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो ऑटो सेल्स होगी, वो, मतलब कहने का कि टोटल सेल में से कितनी होगी? तो ये होगी 30%। कितनी? 30%। एक बार फिर से समझो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी करी गई है। इसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत में टोटल जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कितने परसेंट बिकेंगे? तो ये बताया गया है कि 30% की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल रहेगी। तो ये अपने आप में काफी अच्छी ग्रोथ दर्शा रहा है। और ये जो ग्लोबल ईवी आउटलुक रिपोर्ट जारी करी जाती है, ये किसके द्वारा जारी करी जाती है? ये रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी करी जाती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही रिलायबल रिपोर्ट है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए गोल्ड जीता? तो ये खिलाड़ी हैं संजीत कुमार। संजीत कुमार कहाँ के खिलाड़ी हैं? आसाम के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया? ये जो आपको खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेस्ली लेविट। क्या नाम है? वेस्ली लेविट। और लेविट कहाँ के खिलाड़ी हैं? लेविट हैं कजाकिस्तान के खिलाड़ी। तो कजाकिस्तान के खिलाड़ी वेस्ली लेविट को हराकर संजीत कुमार ने एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम कर लिया। और ये इवेंट कहां पर हुआ? तो ये इवेंट अगर आपसे वेन्यू पूछे तो ध्यान रखिएगा, यूएई में, दुबई में हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं कौन? महेश जेठमलानी। आपको पता है महेश जेठमलानी कौन है? ये ये राम जेठमलानी के पुत्र हैं। और राम जेठमलानी का नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। भारत में हाई प्रोफाइल केसेस के लिए जाने जाते हैं। तो सीनियर लॉयर हैं राम जेठमलानी। और अभी तो ये नहीं रहे। और इनके पुत्र महेश जेठमलानी को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। महेश जेठमलानी भी सीनियर एडवोकेट हैं। आपको पता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है? राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स का प्रावधान होता है, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। तो उनमें से एक है ये। और अगर आपसे पूछे पिछले साल राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किसको नॉमिनेट किया गया था, तो ये जस्टिस रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? ये हर साल मनाया जाता है जून की पहली तारीख को। 1 जून को, कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। और 2021 की थीम क्या रही? इस बार की थीम रही सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। क्या आप बता सकते हो दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? यह है भारत। भारत में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और अगर पूछे भारत में कौन सा ये राज्य है, तो आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश पुराना डेटा हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे नहीं है, अब हरियाणा नंबर 1 पे है। और हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? करनाल, जहां पर दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा मराठा कम्युनिटी को कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है? ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं लोग, मराठा कम्युनिटी के। तो इनको 10% का कोटा दे दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आपको बता दूं, इस कोटे को करीब 1.5 से 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने अप्रूवल इसको दे दिया है फाइनली। तो अब महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि ये जो 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है, ये महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उनके लिए है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में 10% कोटे का फायदा उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? ये है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनका नाम है मिशेल कॉलिंस। क्या नाम है? मिशेल कॉलिंस। इनका निधन हो गया था। ये कौन सी स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट थे? तो ये नासा के एस्ट्रोनॉट थे, आपको बता दूं। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये करीब अप्रैल लास्ट का क्वेश्चन है। तो अप्रैल के करंट अफेयर मैं आपको दे नहीं पाया था, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आज आपको दे दिया है। तो पुराना क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ। तो मिशेल कॉलिंस जिनका निधन हो गया था कुछ टाइम पहले, ये नासा के एस्ट्रोनॉट थे। और इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? नासा का जो अपोलो 11 मिशन था, जिसको लॉन्च किया था नासा ने 20 जुलाई 1969 में, 1969 में, उस अपोलो मिशन के मेंबर्स में से एक थे मिशेल कॉलिंस। और अभी हाल ही में कैंसर से जूझ रहे थे, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएफओ ऑफ कैनरा बैंक? सीएफओ का मतलब है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कैनरा बैंक के चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो इसके नए फाइनेंस ऑफिसर बने हैं एसके मजूमदार। और एसके मजूमदार ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने वी रामचंद्र को सक्सीड किया।
और कैनरा बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1906 में। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और कैनरा बैंक के इस टाइम पे सीईओ कौन है? इनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। क्या नाम है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा पेमेंट बैंक है जो कि भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक बन गया है जिसने अभी हाल ही में 2 लाख रुपए का डे एंड बैलेंस अकाउंट लिमिट लॉन्च किया है? तो ये पहला ऐसा पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। अब समझिए ये डे एंड बैलेंस अमाउंट लिमिट होती क्या है। कहने का मतलब ये है कि हर पेमेंट बैंक की एक लिमिट होती है, ओके, कि आप इतने का ट्रांजैक्शन कर सकते हो इस टर्मिनल के थ्रू। तो इनके टर्मिनल के थ्रू अभी तक 1 लाख की लिमिट हुआ करती थी। अब डे एंड बैलेंस पता है क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक, जब तक आपका डे एंड नहीं होता है। देखो है क्या, हर बैंक में अपने बैचेस होते हैं उनके सर्वर के। सर्वर सुबह 8 बजे के आसपास खुलता है और शाम को 6 बजे के आसपास बंद होता है। किसी बैंक का 6:30 बजे, किसी बैंक का 6 बजे, ऐसे रहता है। तो सर्वर क्लोज होने का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि सर्वर बंद हो गया तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा उसके बाद, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि सुबह आज 8 बजे क्या होता है, डे स्टार्ट होता है, और 6 बजे शाम को आसपास डे एंड होता है। इसके तहत जो पूरे दिन के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सर्वर क्या करता है, अपने मेन सर्वर में बाय डिफॉल्ट अपलोड कर देता है। तो अभी तक क्या था कि इसके बीच में 1 लाख तक की लिमिट होती थी। अब इसको लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है जिसमें आप सुबह डे स्टार्ट से लेकर शाम के डे एंड तक 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हो, चाहे आप पैसा भेजिए या रिसीव करिए पैसा। तो दोनों को ही मिलाकर आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हो अपन इसे। और एयरटेल की बात करें तो एयरटेल की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। क्या नाम है? गोपाल विट्ठल। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जिनको अभी हाल ही में अमेरिका में जे बिडेन की सरकार के द्वारा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका के रूप में अपॉइंट किया गया है? जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? काफी बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात है ये। और इनका नाम है वनीता गुप्ता। तो वनीता गुप्ता बनी है अभी हाल ही में अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, वनीता गुप्ता कौन है? ये सिविल राइट्स लॉयर हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप डिस्काउंट कोड वरुण777 का यूज कर सकते हो। इसकी मदद से आपको सारे ऑफर मिल जाएंगे और साथ में 10% का डिस्काउंट अवेल करने को मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।